नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। आइए आज के सत्र की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करते हैं। मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी। 5 सेकंड के लिए इसे अच्छी तरह देखिए। कृपया चित्र देखते समय कुछ भी न लिखें। चित्र में कितने वर्ग थे? 9 वर्ग थे। कितने रंगों के वर्ग थे? प्रत्येक रंग के कितने वर्ग थे? 2 रंगों के वर्ग थे। 4 वर्ग नीले थे और 5 वर्ग हरे। जो चित्र केवल 5 सेकंड के लिए दिखाया गया था, उसके बारे में आपने इतने सारे प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए? अब एक और क्रियाकलाप करते हैं। अब एक चित्र 15 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा। चित्र देखने के बाद आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप तैयार हैं? अब इन प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, कुल कितने घन थे? दूसरा, कितने स्तंभ थे? तीसरा, पीले रंग के कितने घन थे? चौथा, लाल रंग के कितने घन थे? पांचवा, हरे रंग के कितने घन थे? जिन छात्रों के सारे जवाब सही थे, उन्हें बधाई हो। इस क्रियाकलाप में किस योग्यता का परीक्षण हो रहा था? सही कहा, यह याददाश्त मतलब कि स्मरण शक्ति को जांच रहा था। स्मरण शक्ति क्या होती है? स्मरण शक्ति का अर्थ है कि हमने जो सीखा हो और हमारे दिमाग में जो बात हो, उसे याद करने की योग्यता। दूसरे शब्दों में कहें तो आपने चित्र को बहुत गौर से देखा, दिमाग में उसकी छवि बना ली और जब प्रश्न पूछे गए तो आप बातें याद करके उनका उत्तर दे सके। इसे हम याददाश्त यानी कि स्मरण शक्ति कहते हैं। हम जो भी सीखते हैं, वे बातें हमारे दिमाग में संचित हो जाती हैं। उन बातों को याद कर पाने की योग्यता को स्मरण शक्ति कहते हैं। पर तारा को कुछ भी याद नहीं था। जी हाँ, हर व्यक्ति की स्मरण शक्ति अलग अलग होती है। स्मरण शक्ति हमारे लिए जरूरी क्यों है? आइए तारा का उदाहरण लेते हैं। अगर तारा को ठीक से याद रहता कि वह उस लड़की से कब मिली थी, तो हो सकता है कि उन दोनों के बीच का रिश्ता और मजबूत हो जाता। ऐसी परिस्थितियों में शर्मिंदा होने से बचने के लिए हमें अपनी स्मरण शक्ति को सुधारना चाहिए। जैसे स्मरण शक्ति से अच्छी तरह पढ़ाई करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही स्मरण शक्ति से रिश्ते भी और मजबूत हो सकते हैं। अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। आज आपने सुबह के नाश्ते में क्या खाया? आज पहले पीरियड में कौन सा पाठ पढ़ाया गया था? कल आपने कौन से रंग के कपड़े पहने थे? आप इन सब सवालों के जवाब आसानी से दे पाएं। कुछ समय पहले हुई घटनाओं की छोटी मोटी जानकारी को याद रखने की योग्यता को अल्पकालीन स्मरण शक्ति कहते हैं। अब क्या आप बता सकते हैं कि दीर्घकालीन स्मरण शक्ति किसे कहते हैं? सही कहा, लंबे समय की जानकारी को याद रखने की क्षमता कुछ दिनों से लेकर कुछ वर्षों की। स्मरण शक्ति के प्रकार: पहला, अल्पकालीन स्मरण शक्ति। दूसरा, दीर्घकालीन स्मरण शक्ति। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें?
आपको स्क्रीन पर 3 आकृतियां दिखाई जाएंगी। उनसे संबंधित प्रश्न भी दिखाए जाएंगे और उनके जवाब आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है? पहला, इस चिन्ह को पहचानिए। दूसरा, यह इमारत कहां है? मैं खाना बना सकता हूँ। मैं सीटी बजा सकता हूँ, पर मैं बात नहीं कर सकता। मैं कौन हूं? जिन विद्यार्थियों के सारे जवाब सही थे, उन्हें बधाई हो। सही जवाब है, वह चिन्ह LIC का है। वह इमारत आगरा में है। एक प्रेशर कुकर खाना बना सकता है, सीटी बजा सकता है, पर बात नहीं कर सकता। आप किस चीज की मदद से इन सवालों के सही जवाब दे पाएं? हम जिन चीजों को अक्सर देखते हैं, वे हमारे दिमाग में दर्ज हो जाती हैं। वे आसानी से हमें याद भी आ जाती हैं। हम जिसे सामान्य ज्ञान कहते हैं, वह दरअसल सिमेंटिक स्मरण शक्ति का एक हिस्सा होता है। सिमेंटिक स्मरण शक्ति वह होती है जिसमें हम शब्दों, चिन्हों और इस तरह की अन्य जानकारी को दर्ज करके याद कर लेते हैं। यह किसी विशिष्ट घटना या अनुभव से संबंधित नहीं होती। उदाहरण के लिए, जब मैं आपसे हरे रंग से संबंधित शब्द बताने को कहूं, तो आपके दिमाग में पत्ते, घास, खेत, सब्जियों जैसे शब्द आते हैं। यह हमारी दीर्घकालीन स्मरण शक्ति का एक हिस्सा है। इसमें वे सारे विचार, अर्थ और अवधारणाएं हैं जो हमने अब तक सीखे हैं। हम कई किस्म की स्मरण शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। सिमेंटिक स्मरण शक्ति इनमें से एक है। ऐसे अनुभव हमें हमेशा याद रहते हैं क्योंकि ये व्यक्तिगत होते हैं। प्रासंगिक स्मरण शक्ति हमें उन घटनाओं को याद रखने में मदद करती है जो हमारे लिए बहुत व्यक्तिगत होती है। व्यक्तिगत होने की वजह से ऐसी घटनाएं हमारे स्मरण शक्ति पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें बहुत ही स्पष्ट रूप से याद कर पाते हैं। मैं कुछ सेकंड के लिए किसी गीत की पहली पंक्ति बजाऊंगी और फिर आपको उस गीत की दूसरी पंक्ति गाकर सुनानी है। इसी तरह मैं एक कहावत की पहली पंक्ति बोलूंगी और आपको उसकी दूसरी पंक्ति बतानी है। तैयार है? जिसकी लाठी यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, है ना? क्यों? क्योंकि कुछ प्रकार की स्मरण शक्तियों में किसी सतर्कता या जागरूकता की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, हम ब्रश करना और नहाना जैसे काम ज्यादा सोचे समझे बिना करते हैं। उसी तरह शब्दों को पूरा करना, अंताक्षरी खेलना इत्यादि हमारी सहज स्मरण शक्ति का हिस्सा होते हैं। इस स्मरण शक्ति से हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमें अपनी चीजों के आसपास अच्छा क्यों महसूस होता है। हम जिस तरह से अपनी चीजों को जमा कर रखते हैं या फिर जिस तरह से बूढ़े और विकलांग व्यक्ति अपने तरीके से रखी हुई चीजों को देखकर अपनापन महसूस करते हैं, या अपनापन और आराम का ऐसा हमें सहज स्मरण शक्ति से होता है। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें बहुत सतर्कता या जागरूकता की आवश्यकता होती है, जैसे कि 1 साल पहले हुई किसी घटना को याद करना या फिर परीक्षा का पर्चा लिखना इत्यादि।
इस तरह की स्मरण शक्ति को जागृत स्मरण शक्ति कहते हैं। अब आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप करने का समय हो गया है। हम जो भी सीखते हैं वे बातें हमारे दिमाग में संचित हो जाती हैं। उन बातों को याद कर पाने की योग्यता को स्मरण शक्ति कहते हैं। स्मरण शक्ति दो प्रकार की होती है, अल्पकालीन स्मरण शक्ति, दीर्घकालीन स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति की किस्में: सिमेंटिक स्मरण शक्ति, प्रासंगिक स्मरण शक्ति, सहज स्मरण शक्ति, जागृत स्मरण शक्ति। क्या अब हम उन तरीकों के बारे में जानें जिनसे हम अपनी स्मरण शक्ति को तेज कर सकते हैं? शायद आपको कारक विभक्ति के बारे में यह कविता याद होगी। कम से कम इसके पहले दो वाक्य तो आपको याद होंगे ही। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इनको याद रखने के लिए एक पद की रचना की गई। कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का के की संबंध है, अधिकरण नादिक में मान, संबोधन अरे है हो, मित्र धरऊ यह ध्यान। के द्वारा हमें कारक की सारी विभक्तियां और उनके चिन्ह याद हो जाते हैं। जटिल चीजों को याद करने का यह एक आसान तरीका है। स्मरण शक्ति को सुधारने या विकसित करने के इस तरीके को निमोनिक्स कहा जाता है। किसी भी जानकारी को याद रखने के लिए हम निमोनिक्स का इस्तेमाल कई तरीकों से करते हैं। जब हम किसी जानकारी को कविता के रूप में गाकर याद करते हैं तो हमें सारी बातें आसानी से याद हो जाती हैं। यह निमोनिक इस्तेमाल करने का एक तरीका है। हम किसी गीत का अंतरा आसानी से याद कर लेते हैं, पर कोई अनुच्छेद याद करने में हमें काफी समय लग सकता है। इससे पता चलता है कि निमोनिक कितने असरदार होते हैं। यही कारण है कि टिम टिम तारे के कक्षा 7 और 8 के सत्रों में गीतों का प्रयोग किया जाता है। आइए इस उदाहरण को देखते हैं। श्वसन क्रियाविधि। अंतः श्वसन में वायु को नथुनों से अंदर लेकर नासा गुहा में भेजो। श्वसन नली से ले जाकर इसको फेफड़ों को दे दो। उच्छ्वसन के समय वायु को फेफड़ों से बाहर धकेल दो। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसे ही रचनात्मक तरीकों का इस्तेमाल करते रहें। जटिल चीजों को याद रखने के लिए यह एक अच्छा तरीका है। आइए हम कुछ खेल खेलकर दूसरे तरीकों के बारे में जानते हैं। मैं 1 मिनट के लिए आपको 10 चीजें दिखाऊंगी। मैं चाहती हूं कि आप इन चीजों को ठीक से देखें, फिर याद करके इनके नाम अपनी नोटबुक में लिखें। आपको यह काम खुद करना है और किसी से इस बारे में बात नहीं करनी है।
चीजों को इस तरह से जोड़ सकते हैं? मुरली ने रस्सी उठाई और वह रसोई की तरफ गया। उसने घड़ी की तरफ देखा तो उसे याद आया कि उसने दवा नहीं ली है। इसलिए उसने एक चम्मच लिया और दवा की बोतल निकाली। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने देखा कि एक आदमी खड़ा था जिसने कुर्ता पहना था और चश्मा लगाया हुआ था। उसने बताया कि वह पड़ोस में रहने आया और उसे पानी भरने के लिए एक बाल्टी की जरूरत है। तभी उसे याद आया कि जब वह अपनी कार धोने गया था तो बाल्टी वहीं भूल आया था। उसने पड़ोसी को बाल्टी दी और कुर्सी पर बैठकर टीवी देखने लगा। हमने देखा कि एक कहानी के माध्यम से सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ गई हैं। इसलिए अब उन चीजों के नाम याद रखना आसान हो गया है। जब हमने चीजों के बीच में एक संबंध स्थापित कर दिया तो उन चीजों के नामों को याद करना आसान हो गया, है ना? तो अपनी स्मरण शक्ति को मजबूत बनाने का यह भी एक तरीका है। ऐसा करने से हमें चीजों के नाम अपने दिमाग में दर्ज करने में और फिर उन्हें याद करने में आसानी होती है। इसी तरह जगहों के नाम याद करने का एक और तरीका भी है। अगर आपको राजस्थान के कुछ पर्यटक स्थानों के नाम याद करने हो जिनमें पुर आता है तो आप यह तरीका अपना सकते हैं। उदय और जय जोधा से मिलने गए पर वह घर पर नहीं थी, इसलिए वे रणक और भरत के घर चले गए। ऐसा वाक्य बनाने से हम इन शहरों के नाम याद कर सकते हैं। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, रणकपुर और भरतपुर। आइए अब एक और तकनीक सीखते हैं। हमने देखा कि कुछ अलग अलग चीजों को एक दूसरे से जोड़कर उन्हें कैसे याद किया जा सकता है। इसी तरह अगर कुछ चीजों को एक क्रम में याद करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? आइए देखते हैं। अंग्रेजी में इंद्रधनुष के रंगों के नाम इस प्रकार होते हैं: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आपको शायद यह शब्द पता होगा, विबग्योर, या अंग्रेजी में इंद्रधनुष के रंगों के नाम दर्शाता है। यहां पर किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? जी हां, हमने एक एक्रोनिम तैयार किया है। एक्रोनिम का अर्थ है एक शब्द जिसे किसी शब्दों की सूची के पहले अक्षरों से बनाया गया हो। जब कुछ शब्दों को क्रम में याद रखना हो तो हम उन शब्दों के पहले अक्षरों से एक एक्रोनिम बना सकते हैं। अब आपको एक और तकनीक के बारे में बताते हैं। My very efficient mother just served us noodles. शायद आप में से कुछ लोग इस रचना से परिचित होंगे। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर एक ग्रह के पहले अक्षर का संकेत देता है। अंग्रेजी में ग्रहों के नाम इस प्रकार हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हमने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया उसे एक्रोस्टिक्स कहते हैं। यह एक तरीका है जिसमें एक वाक्य या कविता बनाई जा सकती है। इसमें प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर एक संकेत देता है कि आपको कौन सा शब्द याद रखना है। उदाहरण के लिए, अगर हम हिंदी में ग्रहों के नाम याद करने के लिए
एक वाक्य बनाना चाहें तो वह कुछ इस प्रकार हो सकता है। बुध शुक्र पतले मंगल, बड़ा शरबती यूरेनस नेता। इससे हम इन ग्रहों के नाम याद कर सकते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। हमने सीखा कि संगीत, एक्रोनिम्स और एक्रोस्टिक्स द्वारा चीजें याद रखी जा सकती हैं। इसी तरह हम लक्षणों या विशेषताओं के आधार पर भी बातें याद रख सकते हैं। कई बार हम कुछ चीजों के नाम याद नहीं रख पाते। नाम याद रखने का एक तरीका है उस चीज को किसी विशेषता या किसी क्रिया से जोड़ देना। कोई वास्तविक या फिर काल्पनिक कड़ी के द्वारा हम चीजों को अच्छी तरह याद रख सकते हैं। जब हम कोई काम व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। अब हम एक और तकनीक के बारे में जानेंगे जो हमें कई तरीकों से मदद करेगी। इसे माइंड मैपिंग कहा जाता है। ब्रिटेन के लेखक टोनी बुजान ने इसे प्रचलित किया था। इस तकनीक में जानकारी को चित्रात्मक तरीके से लिखा जाता है ताकि उसे एक मुख्य अवधारणा के साथ व्यवस्थित तरीके से जोड़ा जा सके। जब जानकारी चित्रात्मक तरीके से लिखी होती है और उसे कड़ियों द्वारा एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है तो उसे समझने और फिर याद करने में आसानी होती है। उदाहरण के लिए इस सत्र में हमने स्मरण शक्ति की परिभाषा, उसका महत्व, उसके प्रकार, उसकी किस्में और कुछ तरीकों इत्यादि के बारे में सीखा। अगर हम इसका माइंड मैप बनाएं तो बाद में इस जानकारी को याद करना आसान हो जाएगा। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? लोग संचार के जिन तरीकों और साधनों का इस्तेमाल करते हैं, क्या आप उनका माइंड मैप बना सकते हैं? क्या आपके माइंड मैप में वे सब चीजें हैं जो इस माइंड मैप में दी गई हैं? इन 6 तकनीकों के अलावा एक और तकनीक है जिसे हम सीखी हुई बातें याद कर सकते हैं। अगर चीजों को एक से ज्यादा बार दूसरे शब्दों में याद किया जाए तो इससे वे बातें हमारे दिमाग में अच्छी तरह दर्ज हो जाती और हम उन्हें ठीक से याद कर पाते हैं। पर यह काम हमें सतर्कता से करना चाहिए, बार बार किताब में देखकर नहीं। जानकारी को जोर से पढ़ें, उसे दोहराएं, फिर उसे लिखें और उसके बाद उसे दूसरे शब्दों में लिखें। ऐसा करने से हम उसे अच्छी तरह याद कर पाएंगे। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर हम चीजों को सीखने और समझने की कोशिश करें तो हमारी स्मरण शक्ति और अच्छी हो सकती है। अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप करेंगे। हम जो भी सीखते हैं वे बातें हमारे दिमाग में संचित हो जाती हैं। उन बातों को याद कर पाने की योग्यता को स्मरण शक्ति कहते हैं। निमोनिक्स, याद रखने के तरीके या तकनीक। जानकारी के लिए कोई धुन या कविता बनाना, कहानी बनाना या चीजों को एक दूसरे से जोड़ना। एक्रोनिम्स बनाना, एक्रोस्टिक्स बनाना, नाम और चेहरे को किसी विशेषता के साथ जोड़ना। माइंड मैप्स का इस्तेमाल करना, दोहराना, लिखना, अभ्यास करना। बहुत अच्छी तरह किया आपने, धन्यवाद।